नमस्ते बच्चों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं पाठ 4 कविता दोपहरी कवयित्री शकुंत माथुर के द्वारा लिखित कविता पाठ करेंगे। साथ ही इसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में परीक्षा में पूछे जाने पर आप उसका जवाब सही तरीके से लिख सकें। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको आगे भी देते रहें। दोपहरी कविता में कवयित्री लिखती हैं कि गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थीं। छाह जली थी, पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो आकाल के ज्यों अवतार। कवयित्री ने इस अंश में दोपहरी के प्रचंड रूप का वर्णन किया है, जिससे मनुष्य ही नहीं प्रकृति भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कवयित्री ने गर्मी की दोपहरी का वर्णन करते हुए कहा है कि इस दोपहरी में तपते हुए आकाश के नीचे काली कोल तार की सड़कें इतनी गर्म हैं मानो अंगारे जल रहे हों, अर्थात सड़कें अंगारे के समान गर्म हैं। इस भीषण गर्मी में जो स्थिति बनी है सड़कों की, वो बातें कवयित्री बता रही हैं। आगे कवयित्री इसी में कह रही है कि छाह जली थी, पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हों आकाल के ज्यों अवतार। तो इस भीषण गर्मी में पेड़ की छाया भी जल रही थी। पेड़ों के पत्ते झुलस जाने से वे नंग धरंग से ऐसे दिख रहे थे जैसे बड़े विशालकाय कंकाल हों। वे अकाल के साक्षात अवतार प्रतीत हो रहे थे, अर्थात जैसे अकाल की मार सहते सहते व्यक्ति के शरीर से मांस और कोमलता गायब हो जाती है और वह हड्डियों ढांचा मात्र ही बचती है, वही स्थिति पेड़ों की हो रही है। यहाँ हमने देखा कि कई अंगारे सी और कंकालों से, ये जो दोनों सी और से, ये दोनों ही उपमा अलंकार का उदाहरण है। जब हम अलंकार को समझाएंगे, उस अलंकार के समझाने के समय में हम आपको बताएंगे कि ये उपमा अलंकार कैसे है। आगे हम देखते हैं दूसरा अनुच्छेद। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा हुआ तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। तो बच्चों, हमने देखा कि प्रथम जो प्रसंग था उसमें कवयित्री ने काली सड़कें की हालत बताई, पेड़ों की हालत बताई। अब यहाँ घोड़े की हालत बता रही है कि यहाँ कवयित्री कहती हैं कि गर्मी की दोपहरी अपना भीषण रूप दिखा रही थी। गर्मी के मारे सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। ऐसे मौसम में सड़क पर अकेला तांगा कुछ दूरी पर दिख रहा था। वह तांगा कोचवान की लहराती, कोचवान जो तांगे को खींच रहा है, तांगे के ऊपर बैठा हुआ है और घोड़े को आगे बढ़ने में उसके पीठ पर कोड़े बरसा रहा है। तो काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। उसे खींचने वाला घोड़ा गर्मी से परेशान होने के कारण तांगा खींचना नहीं चाहता था। वह बेदम हो चुका था। पर कोचवान सांप सी, हमने देखा यहाँ पर सर्प सरीखी, अर्थात सांप सी, सर्प की जैसी, है ना, बलखाती नागिन जैसे चाबुक से उसकी गर्म पीठ पर मारता था। सोचने वाली बात है कि कितनी वेदना होती होगी उसे। वह वेदना सहकर भी अंगीठी के समान जलती कोल तार की सड़क पर भागने के लिए विवश था। उसके पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। आगे कवयित्री कहती हैं कि कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी,
जूते फटे हुए, जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। यहाँ इन पंक्तियों में कवित्री ने गर्मी की दोपहरी में परेशान ग्रामीण जो पथिक है और उसके हालात को दर्शाने की कोशिश किया है। कवित्री की कहती हैं कि तपती दोपहरी में गर्म सड़क पर एक ग्रामीण कंधे पर मोटी लाठी रखे जा रहा है। इस लाठी के सहारे उसकी पीठ पर एक भारी गठरी टंगी हुई है। हमने देखा यहाँ पर कि सुख दुख की मोटी सी गठरी। सुख और दुख, जीवन दो धाराओं से चलता है। कभी जीवन में सुख आते हैं तो कभी जीवन में दुख आते हैं। तो सुख और दुख की सामंजस्य से बनी हुई वो गठरी अपने पीठ पर लिए हुए वो आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर लगता है कि इस गठरी में यात्री के सुख और दुख दोनों समाये हुए हैं। गठरी में दुख इसलिए बंधा है कि वह गरीब है और ऐसी भीषण गर्मी में चलने के लिए विवश है। उस गठरी में सुख की बात करें तो सुख इसलिए बंधा है कि उसके चेहरे पर इस विपरीत परिस्थिति में भी अप्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ती। ग्रामीण पथिक के जूते फटे हुए हैं, जिनमें से उसका पैर दिखाई दे रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो छल कपट से दूर निष्कपट रूप से गांव की आत्मा झांक रही है, जो सुख हो या दुख इसकी प्रवाह किए बिना आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देती है। इसी से प्रेरित होकर वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन के कठोर रास्ते पर बिना निराश हुए अपने कदम बढ़ाए जा रहा है ना। आगे यह भी है कि जिनमें से झांक रही गांव की आत्मा। और हम यह भी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से कवयित्री यह भी कहना चाह रही है कि आज भी गांव में लोग गरीबी की जीवन जीते हैं। आज भी गांव में तंगी है और यह तंगी, यह गरीबी जो इस ग्रामीण के फटे हुए जूते से देखा जा सकता है। कवयित्री बड़ी ही सूक्ष्म रूप से गांव के इस कठिन परिस्थिति के विवरण को इस ग्रामीण के माध्यम से किया है और साथ ही यह कहना भी चाह रही है कि उसके हालात देखने से अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो 2 वक्त की रोटी कमाने हेतु, 2 वक्त के रोटी के द्वारा पेट पालने हेतु सुख और दुख की मोटी गठरी लिए हुए शहर को भागे जा रहा है। आगे कवयित्री लिखती हैं कि घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी 2-4 चोंच खोल उड़ती छिपती थी खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। गर्मी की दोपहरी में चिड़िया भी व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि गर्म धूप आंगन में फैल चुकी है। गर्मी और धूप से बेहाल होकर चिड़िया इनसे बचने के लिए चोंच खोले उड़ रही हैं, अर्थात वे इस धूप से बचने के लिए छाह खोज रही हैं। आगे कवयित्री लिखती हैं कि बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। कोई बाहर नहीं निकलता। सांझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़ी थी गहरे सुने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। बच्चों, इस अंश में बड़े घरों के कुत्तों और आदमियों पर संध्या के समय भी गर्म धूप के प्रभाव का वर्णन किया गया है। गर्मी की दोपहरी ने मनुष्य तथा पशु पक्षियों को बेहाल कर रखा था। गरीब तथा आम आदमी जहां इस मार को झेलने को विवश थे, वहीं बड़े घरों के पालतू कुत्ते बाथरूम के पानी में लेटकर शीतल जल से हल्की ठंडक का आनंद उठा रहे थे। वे इस ठंडक में आंखें बंद किए हुए लेटे पड़े हुए थे, नैन मूंद कर लेट गए थे, अर्थात आंखें बंद किए हुए लेटे पड़े थे। बड़े घरों के आदमी भी इस गर्मी में बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ तो शाम होने तक भी नहीं निकले हैं। गर्मी के मौसम में शाम को भी कम चहल पहल और आवागमन देखकर ऐसा लग रहा था कि मनुष्य और पशु पक्षी तो गर्म हवा के थपेड़ों से तो बचना चाहते ही हैं, संध्या की चहल पहल ने भी गहरे सुने रंग की चादर ओढ़ ली है, अर्थात शाम के समय भी लोगों की चहल पहल कम है। निकलना
मिलना जुलना कम है, क्योंकि गर्म हवा का असर अब भी बना हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि दोपहरी कविता में दोपहरी अपना प्रभाव प्रकृति और सामान्य लोगों पर किस प्रकार डालती है, इसका वास्तविक चित्रण किस प्रकार हुआ है। कवयित्री दोपहरी का वर्णन करते हुए कहती हैं कि दोपहरी में कोलतार की सड़कें अंगारे सी जल रही थी, उन पर पड़ने वाली पेड़ों की छाया भी गर्म होकर जल रही थी। वृक्षों के पत्ते झुलसने के कारण बड़े बड़े पेड़ कंकाल जैसे खड़े थे। कुछ दूर पर एक तांगा था जो कोचवान की काली चाबुक खा खाकर आगे बढ़ता था। उसकी सांप सी चाबुक घोड़े की गर्म पीठ पर पड़ती थी। एक ग्रामीण अपनी पीठ पर भारी गठरी और कंधे पर लाठी लिए जा रहा था। उसके फटे जूतों से गांव की आत्मा झांक रही थी। गर्मी में वह बड़ी कठिनाई से कदम बढ़ाए शहर की ओर जा रहा था। आगे हमने देखा कि चिड़िया भी गर्मी से व्याकुल होकर अपनी चोंच खोल इधर उधर छुपने के लिए उड़ रही थी। इसके विपरीत बड़े घरों के पालतू कुत्ते बाथरूम के शीतल जल में आंखें बंद किए लेटे थे। वे शाम तक बाहर नहीं निकलते थे। भीषण गर्मी के इस मौसम में संध्या के समय भी चहल पहल कम थी। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न है कि गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका सीधा और सरल उत्तर होगा कि गर्मी का वृक्षों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते झुलस गए थे और उनके छाह भी जले पड़े थे। साथ ही साथ वृक्ष नंग धरंग और कंकालों जैसे दिख रहे थे। दूसरा प्रश्न है कि जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांव की आत्मा। कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव होगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री शकुंत माथुर यह समझाना चाह रही है कि आज भी गाँव की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। लोग दो वक्त की रोटी कमाने के लिए सुख दुख की मोटी सी गठरी अपने कंधे पर लादे हुए गांव से शहर की ओर भागे चले जा रहे हैं। उसमें वह यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि उनके जूते फटे हुए हैं या जूते साबुत हैं। यहाँ फटे हुए जूते गरीबी और दिनहीनता का प्रतीक है। आगे प्रश्न है कि गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधाओं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को आँख मूंद कर बाथरूम में रहने की आज़ादी है। वहाँ उसे ठंडक प्राप्त करने की आज़ादी है। उनको डर है कि कहीं उनका कुत्ता बीमार ना पड़ जाए, उसे लू न लग जाए, गर्मी न सताए। किंतु वहीं दूसरी तरफ आम आदमी अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने इस जीवन को जतन करने के लिए गर्मी की परवाह किए बगैर या सर्दी की परवाह किए बगैर या बरसात की परवाह किए बगैर शहर की तरफ भागता चला जाता है। जहाँ बड़े घरों के कुत्तों को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है, वहीं आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। अगला प्रश्न है कि दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता। तो इसका उत्तर होगा कि दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि संध्या के समय भी गर्मी की मौजूदगी रहती है, गर्म हवा चलती है, कहीं कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं होता। यही कारण है कि संध्या के समय भी बाहर लोग नहीं निकलते, वो ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। अगला प्रश्न है कि उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। वृक्ष कैसे लग रहे थे। तो इसका उत्तर होगा कंकालों से। घोड़ा आगे कैसे बढ़ता था। तो चाबुक के बल पर। संध्या की चहल पहल ने क्या ओढ़ा हुआ था। तो गहरे सोने रंग की चादर। अगला प्रश्न है, कविता के दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता का ये अंश पढ़ना है और इस पे प्रश्न है कि ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था। तो
तो इसका उत्तर होगा कि ग्रामीण ने कंधे पर लाठी के सहारे सुख दुख की मोटी सी गठरी उठाए हुए था। ग्रामीण पांव आगे क्यों बढ़ाता जा रहा था? तो जिंदा रहने के कठिन जतन में ग्रामीण आगे पांव बढ़ाए हुए जा रहा था। चिड़िया किस कारण से और कहाँ उड़ती छिपती थी? तो चिड़िया गर्मी के कारण से खपड़ेलों के नीचे उड़ती छिपती थी। अगला प्रश्न है जो बातचीत के लिए है कि घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए क्यों मजबूर था? तो घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए इसलिए मजबूर था क्योंकि उसे आगे ले जाया जा रहा था और कोचवान उसके गर्म पीठ पर चाबुक बरसा रहा था। इसी कारण से गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय आप क्या करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो कक्षा का विषय है, ये हम लोग आपस में चर्चा किए हुए ही हैं। क्या मानव समाज के समान पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर विभिन्न तरह से दिया जा सकता है। लोगों का अपना अपना मत होगा, तो अपने मत के अनुसार और इस कविता में दिए गए काव्यांश के अनुसार आप इसका उत्तर देने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न है कि कविता दोपहरी के किस अंश ने आपको प्रभावित किया और क्यों? यह भी आपके अपने रुचि पर है कि आपको कौन सा अंश प्रभावित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जैसे नभ, आकाश, आसमान, व्योम, बहुत सारा होगा, आप लिख सकते हैं। सर्प, तो अहि, व्याल, सांप हो सकता है। घर का गृह, आवास, आलय, नैन का आँख, नेत्र, नयन हो सकता है। अगला प्रश्न है कविता के आधार पर दिए गए विशेष शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। अब यहाँ प्रश्न है कि विशेषण और विशेष्य लिखना है। तो विशेष्य में दिया हुआ है सड़कें, तो इसका उत्तर होगा काली। घोड़े दुबले, पीठ के लिए विशेषण होगा गर्म। ग्रामीण के लिए विशेषण होगा गरीब। उसके बाद गठरी, तो सुख दुख की मोटी सी गठरी प्रयोग भी किया गया है। जूते के लिए आएगा फटे हुए। इसके बाद बच्चों इसमें दिया हुआ है जीवन मूल्य, तो जीवन मूल्य को आप समझेंगे और इसका बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस पाठ का कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।